आज हम बात करने वाले हैं साक्ष्य को ग्राह्य बनाने वाले तथ्य को साबित करने का भार। अभी तक हमने जो पिछले लेक्चर में देखा कि साबित करने का भार और सबूत का भार क्या होता है। अब हम उसी के आगे बढ़ते हैं कि साक्ष्य को ग्राह्य बनाने वाले, मतलब जो साक्ष्य, ऐसे साक्ष्य जिसको ग्राह्य बनाने वाले उन तथ्यों को साबित करने का भार किस पर होता है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 104 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। अगर हम धारा 104 के उपबंधों को देखें तो इसके अनुसार ऐसे तथ्य को साबित करने का भार जिसका साबित किया जाना किसी व्यक्ति को किसी अन्य तथ्य का साक्ष्य देने को समर्थ करने के लिए आवश्यक है उस व्यक्ति पर है जो ऐसा साक्ष्य देना चाहता है। अब धारा 104 के उपबंधों को पढ़ें जरा। ऐसे तथ्य को साबित करने का भार जिसका साबित किया जाना किसी व्यक्ति को किसी अन्य तथ्य का साक्ष्य देने को समर्थ करने के लिए आवश्यक है उस व्यक्ति पर है जो ऐसा साक्ष्य देना चाहता है। अब इसको फिर से देखिए जरा। ऐसे तथ्य को साबित करने का भार कोई ऐसा तथ्य है जिसका साबित किया जाना किसी व्यक्ति को किसी अन्य तथ्य का, मतलब अगर आप एक तथ्य साबित कर रहे हैं तो उसके आधार पर किसी अन्य तथ्य को भी समर्थन करता है, वो उसका समर्थन करता है। अगर आप एक तथ्य को साबित कर देते हैं तो दूसरा तथ्य अपने आप ही उससे समर्थित मान लिया जाएगा। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति चाहता है तो उसे स्वयं ही वह साक्ष्य देना होगा इस धारा 104 के अनुसार। अब जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं कि ख द्वारा दिया गया मृत्युकालीन कथन। अगर कोई ख नामक एक व्यक्ति है जिसने कोई मृत्युकालीन कथन दिया है, ख कोई मृत्युकालीन कथन दिया है जिसको देने के बाद क्या करता है, क्या कहता है कि ख कोई मृत्युकालीन कथन दिया है तो का को खा की मृत्यु को साबित करना होगा, क्योंकि मृत्युकालीन कथन तभी हो दे सकता है जब उसकी मृत्यु हो चुकी हो। तो खा की पहले मृत्यु अगर यह का साबित कर देता है तो फिर वह मृत्युकालीन कथन खा द्वारा मान लिया जाएगा। तो ये है धारा 104 के उपबंधों के तहत कि मतलब अगर मृत्यु साबित हो जाती है तो मृत्युकालीन कथन साबित मान लिया जाएगा। इस प्रकार से हम इसमें जो है 104 के उपबंधों के अनुसार ये देख पा रहे हैं कि अगर किसी एक तथ्य को साबित कर दिया जाता है तो दूसरा तथ्य उससे साबित
मान लिया जाएगा इस धारा के अनुसार। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब है हमारी धारा 105 के उपबंधों के अनुसार क्या है। यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है। अपवादों के अंतर्गत आता है। अब देखिए धारा 105 क्या कहती है कि इस बात को साबित करने का भार कि जो अभियुक्त है उसका मामला अपवादों के अंतर्गत आता है। अपवादों के मतलब ये हुआ कि साधारण अपवाद, आईपीसी के जो सेक्शन हमारा 76 से 106 तक के प्रावधान हैं, जो साधारण अपवाद के बारे में बताए गए प्रावधान हैं, उन्हीं अपवादों के अंतर्गत अगर मामला आता है तो उसको जो है 105 धारा के तहत साक्ष्य अधिनियम की कवर किया जाएगा। यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है, ये जो है 105 के अंतर्गत आएगा। अब साधारण अपवाद आईपीसी की धारा 76 से 106 में दिया गया है। तो अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कहता है कि वह विकृत चित्त है। अगर का ये कहे कि वह विकृत चित्त है जिसकी वजह से जो उसने अपराध किया है या कार्य किया है वह उस कार्य की प्रकृति को नहीं समझ पा रहा था, तो ऐसे में ये जो का द्वारा किया गया कार्य है वो साधारण अपवादों में आता है। इसे साबित करने की जिम्मेदारी का पर होती है। अगर का यह बात साबित कर देता है कि उसके द्वारा किया गया अपराध साधारण अपवादों के उपबंधों के तहत आता है तो यह मान लिया जाएगा कि यह जो है 105 जो सेक्शन है उसके प्रावधानों को फुलफिल करता है। ये हुआ हमारा धारा 105। आगे बढ़ते हैं हम लोग। धारा 106 के प्रावधानों को देखें जरा। 106 के प्रावधान क्या कहते हैं? विशेष ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार विशेष ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार। अब यहां पर है कि विशेष ज्ञान, कोई ऐसा तथ्य हो जो विशिष्ट तौर पर किसी व्यक्ति को पता हो या ज्ञात हो, उसको साबित करने का भार उस व्यक्ति पर ही होगा जिसको इस तथ्य का पता है। यानी विशिष्ट तथ्य जो जानता है, विशिष्ट ज्ञान जिसको है तथ्य का, ये उसी व्यक्ति को साबित करना होगा जो इस तथ्य को जानता हो। ठीक, यानी विशिष्ट बात को जानने वाला शख्स जो होगा उसे ही यह बात साबित करनी होगी। जो विशिष्ट बात है उसे साबित करने के लिए वह व्यक्ति जिसको ये बात ज्ञात है उसे ही इसे साबित करना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। धारा 107। धारा 107 जीवित की उपधारणा।
जीवित की उपधारणा, जीवित की उपधारणा। धारा 107 के उपबंधों के अनुसार जीवित की उपधारणा, जीवित की उपधारणा। अब ये धारा जो है हमारी इन प्रावधानों का, इस प्रावधान को बताती है कि कोई व्यक्ति जीवित है तो उसकी उपधारणा किस प्रकार की जाएगी। अगर हम इसके प्रावधानों को देखें, कोई व्यक्ति जीवित है या मर गया है, जीवित है या मर गया है, यह दर्शित किया गया, जीवित है या मर गया, यह दर्शित किया गया कि वह 30 वर्ष के भीतर जीवित था। साबित करने का भार कि वह मर गया है, उस व्यक्ति पर है, जो प्रतिज्ञात करता है। आइए अब इसके प्रावधानों को देखें कि कोई व्यक्ति जीवित है या मर गया, यह दर्शित किया गया कि वह 30 वर्ष के भीतर जीवित था। साबित करने का भार कि वह मर गया है उस व्यक्ति पर है जो प्रतिज्ञात करता है। अब यहाँ पर यह दर्शित किया जाता है कि 30 वर्ष के भीतर अगर कोई व्यक्ति जीवित था, अगर यह बात साबित की जाती है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, अगर कोई यह साबित करता है कि कोई भी व्यक्ति 30 वर्ष से जीवित था, तो ये उसी को साबित करना पड़ेगा जो ये कह रहा है, जीवित होने की जो बात कह रहा है, ये वही व्यक्ति जो ये कह रहा है कि जीवित है, इसे साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होगा जो ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति 30 वर्ष, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये 30 वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण है कि कोई भी व्यक्ति जीवित की उपधारणा, जीवन की उपधारणा या जीवित की उपधारणा में 30 वर्ष के जो समय है बड़ा महत्वपूर्ण है, उसी के भीतर उसको जीवित पाया गया था या वह जीवित था। अगर कोई व्यक्ति यह कहता है वह स्वयं, तो उसे इस बात को साबित करना होगा। यानी जीवन की उपधारणा या जीवित की उपधारणा साक्ष्य अधिनियम की धारा 107 के तहत कि अगर कोई व्यक्ति 30 वर्ष से भीतर जीवित था और जो यह बात कह रहा है उसे ही यह साबित करना होगा कि वह व्यक्ति जीवित है। तो धारा 107 के प्रावधान जो हमने आपको यहाँ बताए वह है जीवित की उपधारणा। ये साक्ष्य अधिनियम में यहां तक हमारा ये प्रावधान रहा जीवित की उपधारणा का।